हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी आज इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा कि यदि कोई फंक्शन एफ टी हो और उसका एवरेज निकालना पड़े मुझे, तो क्या बताए थे मैंने कि आप पहले उस फंक्शन के बहुत सारे टुकड़े कर दो और उन्हें जोड़ दो, छोटे 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 टुकड़े कर दीजिए और जोड़ दीजिए अपॉन dt का इंटीग्रेशन। और जिस टाइम इंटरवल में कर रहा हूं वो टाइम इंटरवल की लिमिट चढ़ जाएंगी। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में किसी टाइम बेस्ड फंक्शन का एवरेज निकालना सिखाया था और इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आपको मैंने करंट की एवरेज वैल्यू निकलवाई थी। ठीक है, आज एक हेडिंग कुछ और ही है। हेडिंग है बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, जिसे शॉर्ट में हम आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी बोलेंगे शॉर्ट में। आज हमें ये हेडिंग पढ़नी है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। 11 में आपका सिलेबस कट गया था, नहीं तो ये आरएमएस वर्ड आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में सुनने को मिल जाता और शायद आपने कई जगह सुना भी हो, शायद आई कांट से कि कहां सुना होगा, लेकिन यदि आपने 11th में फिजिक्स में सिलेबस नहीं कटा होता तो फिजिक्स में ही मैं ही सुना देता। चलिए, टॉपिक है बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी या आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। क्या है ये कलेश? लेट आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट ये है, लेट एसी इज गिवन एज, आपने एसी इज गिवन एज, ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है जो ही ये वाली, मैं एसी को लेके चल रहा हूं जनरली 0t। ठीक है, ये आई की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, इस तरीके का ग्राफ है। तो करंट का जो फंक्शन मतलब जो आएगा वो आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये रही हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, आई नॉट माने ये, साइन ओमेगा टी का मतलब ग्राफ जो आएगा वो कांस्टेंट नहीं आएगा, साइनोसॉइडल आएगा। करंट पहले बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी, फिर घटेगी घटेगी, जीरो होगी, फिर पलट जाएगी। ठीक है, यहां तक आएगी। ये आई और स्मॉल टी के बीच में ग्राफ है। अब शब्दों पे जाते हैं थोड़ा सा कि हमें करना क्या है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, धीमे धीमे यहां से पढ़ते हैं। पहले यहां से लेके यहां तक इतना शब्द मैंने दुबका लिया, यहां से यहां तक पढ़ो स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। नाउ ये जो शब्द है मैंने करे, माना आपकी एसी ये रही, उसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, उसका स्क्वायर कर दिया। फिर से सुनिए, ये रही ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, एसी यही तो है, एसी को तो एसी बोलते हैं, उसका स्क्वायर करना है, कर दिया स्क्वायर। फिर मीन निकालना है। अब मैंने एक शब्द और खोल दिया, मीन निकालना है, मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। पहले इतना सुनिए, पहले स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करनी है, एसी का स्क्वायर करना है, फिर जो स्क्वायर निकल जाए उसका मीन करना है, मीन माने ये वाला सिंबल, फिर उसका रूट निकालना है, ये करना है। पहले शब्द पकड़िए कि क्या क्या करना है, एक बार और आपको परेशान कर रहा हूं, देखिए ऐसे पहले उल्टा एक बार चलता हूं। स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, आपका ऑल्टरनेटिंग करंट ये है, आपको पहले उस ऑल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर करना है। फिर एक शब्द और खोल दिया, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, यानी मीन, अब इस स्क्वायर का मीन निकालना है। फिर उसके बाद आपको रूट भी निकालना है। ये जो कैलकुलेशन आएगी, इस कैलकुलेशन को मैं IRMS बोलूंगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। एक बार और सीधे सीधे शब्दों में चलते हैं, रूट निकाल लो, निकाल दिया रूट, लेकिन रूट के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। रूट निकाल लीजिए, किसका? मीन का, मीन माने ये वाला सिंबल, पर मीन किसका निकाले? स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, एसी का स्क्वायर कर दीजिए, उसका मीन निकाल दीजिए, उसका रूट निकाल दीजिए। दैट कैलकुलेशन विल, इस कैलकुलेशन को हम IRMS बोलेंगे। अब नो डाउट कई लोगों को ये एक ऊट पटांग सी हरकत लगती है, एक ऊट पटांग सी हरकत, क्या सर जबरदस्ती, कि आई का स्क्वायर कर लो, फिर मीन निकाल लो, फिर रूट निकाल लो, नाम दे दिया IRMS। ऐसे तो सर हम कहेंगे कि आई का फैक्टोरियल निकाल लो, उसकी पावर n कर दो, फिर उसका लॉग निकाल लो, है ना, कुछ भी सर, कुछ भी, मतलब दिमाग में तो यही आता है सर, कुछ भी पढ़ाओगे आप, या फिजिक्स कुछ भी पढ़ाएगी, वो कहेगी फिजिक्स इज अ स्मार्ट सब्जेक्ट है, कुछ भी पढ़ाओगे कि ऐसे, तो फिर हम भी एक कोई कैलकुलेशन बना देंगे, है ना, कि टिग्नोमेट्री tan करंट का tan निकाल देते, tan थीटा की जगह करंट मान लेते, है ना। तो वही चीज कि ये मजाक क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो चलिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले पढ़िए तो सही, इस कैलकुलेशन को पढ़ते हैं पहले, ठीक है।
कि इस कैलकुलेशन को पढ़ते हैं। जब ये पढ़ लोगे तब एंड में बताऊंगा कि इस कैलकुलेशन का एक फिजिकल मायने है, इस कैलकुलेशन का एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकलेगा। इस कैलकुलेशन से आपकी आगे की कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। लेकिन एक बार पढ़े तभी तो समझा पाऊंगा। अच्छा, आपको लगता है कि मैं आई का फैक्टोरियल लगा के फिर पावर एन लगा के लॉक करके कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो फिजिक्स को कुछ बेनिफिशियल होगा, तो पक्का इसको भी पढ़ा जाएगा। लेकिन एटलीस्ट मैं आपको उसका तो नहीं समझा सकता, पर इसको समझाने जा रहा हूं कि इस पहली नजर में ऊट पटांग लगने वाली कैलकुलेशन का, पहली नजर में ऊट पटांग सी लग रही है जो, ठीक है, इसका फिजिक्स में एक बेनिफिट होने वाला है। तो वो बेनिफिट बाद में बताऊंगा, पहले इसकी मन की कर लेते हैं। आई आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। एक चीज और आपको बता दूं, आई स्क्वायर निकाल के एवरेज निकालना और आई का एवरेज करके स्क्वायर निकालना, ये दो अलग अलग बातें हैं। पहले अपना सिंबल को चढ़ाना ये सब सीखिए। आई का स्क्वायर कर दो और फिर एवरेज निकालो, और आई का एवरेज निकालू फिर इसको स्क्वायर करूं, ये दो अलग अलग बातें हैं। चलिए, मेरे को करना क्या है, ये करना है। तो ये कैलकुलेशन होगी कैसे, पहले इस कैलकुलेशन को करते हैं, फिर इसका मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि इस आरएमएस, इस ऊट पटांग की कैलकुलेशन का फिजिक्स में क्या योगदान है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया 1। तो एक काम करते हैं, पहले रूट तो बाद में निकालेंगे, पर रूट के अंदर का मटेरियल निकाल लें। रूट के अंदर का मटेरियल क्या है बताइए? रूट के अंदर का मटेरियल है आई स्क्वायर करो उसका एवरेज निकालो, आई स्क्वायर करो और उसका एवरेज निकालो। अब किसी फंक्शन का एवरेज निकालने की ट्रिक या फॉर्मूला कल ही सीखा था। तो देखिए बेटा, मेरी बात समझना, यदि मुझे कल आई का एवरेज निकालना था, आई का एवरेज, तो इस फंक्शन में एफ टी की जगह आई रखा था हमने। आई का एवरेज निकालना था तो आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये परफॉर्म किया था या नहीं किया था बोलो? ये किया था हमने। जब आई का एवरेज निकालना था तो मैंने यहां आई रखा था, और आज मुझे आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो मुझे यहां आई स्क्वायर रखना पड़ेगा ना। पहली चीज तो ये समझिए, बहुत सिंपल है। जब मुझे आई का एवरेज निकालना था तो आई रखा, और आज आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो आई स्क्वायर रखा मैंने। और जब कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी हो, जब कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी हो, जैसे पिछली बार डेरिवेशन कराया था हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए, तो जब कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी हो तो हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए उस डेरिवेशन को परफॉर्म करेंगे। तो 0 to t ये स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, ये एटलीस्ट एक वेव पूरी हो जाती है। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अच्छा, इसमें अभी रूट नहीं लग रहा, तो केवल शब्द कितना है, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। आई का स्क्वायर करेंगे और उसका मीन निकालेंगे। पहले ये वैल्यू, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखना आया या नहीं आया? इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखना आना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आई स्क्वायर का मीन इक्वल टू आई, ये बाहर नहीं आएगा। अरे आई की तो कलेजे से ज्यादा ये नोटंकी कर रहा है। करंट ग्राफ भी देख लीजिए, करंट कभी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फिर घटेगी घटेगी घटेगी, तो आई तो कांस्टेंट है ही नहीं। तो आई की जगह पहले मैं आई की वैल्यू रख रहा हूं। आई किसके बराबर है हमारा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसका स्क्वायर, फिर ये डी टी। इधर नीचे भी मशीन चलने दो, नीचे का इंटीग्रेशन तो इसी है, डी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट 0 to कैपिटल टी। आई स्क्वायर का एवरेज इक्वल टू या मीन, बताओ ये स्क्वायर दोनों पे आएगा, उसमें एटलीस्ट आई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। एक ऑर्डिनरी फिजिक्स, ऑर्डिनरी, कि भाई आई नॉट पे भी स्क्वायर आएगा, वो बाहर आ गया क्योंकि उसमें थोड़ी नहीं टी लग रहा, टी तो इसमें लग रहा है साइन ओमेगा टी, तो टी के फंक्शन नहीं जा सकते बाहर। और नीचे क्या होगा बेटा? नीचे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी बचेगा बस। आप अलाउ करो तो खाली टी लिख दो, ठीक है। अब बताइए आई स्क्वायर का एवरेज, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी। अब क्या रह गया? इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। और ये इंटीग्रेशन मैं रटा चुका हूं, मैंने कहा था रट लीजिए, रट लीजिए। हाँ जी बेटा करिए, बिल्कुल इस इंटीग्रेशन को रट लीजिए। तो आज उसका बेनिफिट जो हमने पहली क्लास में इन्वेस्टमेंट किया था, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट बेकार जाता हुआ नहीं दिखेगा। तो अब बताइए आई स्क्वायर का एवरेज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, और ये इंटीग्रेशन t/2 आया था। बिल्कुल ठीक, कई बच्चों ने आंसर दिया है t/2, टी से टी कट जाएगा, तो आई स्क्वायर का एवरेज आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। बस अब एक चीज और रह गई है, क्योंकि आपको आई आरएमएस निकालना था, तो इसके लिए क्या और करना पड़ेगा? अब एक रूट और मारना है बस, क्योंकि इस रूट के अंदर की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली ना, तो इस वैल्यू को, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट
फर्स्ट क्या है एक बार और लिख देता हूं, आई आर एम एस अपने आप लिखना सीखिए, रूट निकाल लो, मीन निकाल लो, आई स्क्वायर, और आगे ये भी तो लिखना ना आरएमएस ऑफ एसी, आरएमएस ऑफ एसी, एसी का करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर, फिर एवरेज, फिर ये रूट। अब आप बताइए ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट तो आप निकाल चुके ना, कितना निकाल चुके, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आई आर एम एस सॉल्व होके आएगा आई नॉट अपॉन √2। ये है हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी फॉर वन कंप्लीट साइकिल, और वन कंप्लीट साइकिल के लिए ही चलेगा ये आपके में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी आई नॉट अपॉन √2। सबसे पहले तो एक चीज नोटिस करिए कि इस आई में और इस आई आरएमएस में क्या अंतर है। पहला जो सबसे बड़ा अंतर है, जो अंधे को भी दिख जाना चाहिए, इसमें और इसमें, ये आई टी पर डिपेंडेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू हर टाइम पे अलग अलग होगी, 0वें सेकंड, 1 सेकंड, दूसरे सेकंड अलग अलग होगी। लेकिन जो आई आरएमएस आया है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी आया है, सिर्फ आई नॉट अपॉन √2, आई नॉट अपॉन √2। बिलीव मी, आप घर पे करिएगा, यदि आपको इंटीग्रेशन आता हो, यदि आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी होता ना, ये फंक्शन कॉस ओमेगा टी भी होता, तो भी आई आरएमएस निकालता तो आई नॉट अपॉन √2 ही निकल के आता। हाँ, लेकिन ये जरूरी है साइनोसॉइडल फंक्शन होना चाहिए एसी, एसी की कोई भी साइनोसॉइडल वैल्यू हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5, कोई सी भी वैल्यू हो, हाँ साइन और कोसाइन ओनली अंदर, ये आई आरएमएस आई नॉट अपॉन √2 आएगा। तो हमसे कहा ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू निकालो, हमने निकाल दी, रूट निकालो, मीन निकालो, उसका स्क्वायर निकालो। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, इसका फायदा क्या है, ये जो ऊटपटांग सी कैलकुलेशन की है, तो चलिए इसका फायदा देखते हैं। चले, तो अगली जो हेडिंग है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आई आरएमएस। और एक और चीज, इतने तो कंजड़े भी स्मार्ट होंगे, सिमिलरली कह रहा हूं, यदि यहां पर E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी कर दूं, आपसे ई आरएमएस भी पूछा जाएगा, तो बताइए एंड क्या होगा उसका, ई आरएमएस इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2 आएगा, सिंपल, ई आरएमएस इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2। लेकिन फिलहाल चलिए पहले बात करते हैं कि इसका, सर ये जो कैलकुलेशन आपने कही हमने कर ली है ना, आपने कहा एवरेज निकाल दिया, चलो, लेकिन फायदा फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं आई आरएमएस को यहां लिख देता हूं, आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2, ठीक है, चलिए यहां लिख देता हूं, इसको काम बाद में लेंगे। मान लो आपसे आई आरएमएस की कोई कैलकुलेशन नहीं करवाई जाती, कोई कैलकुलेशन नहीं करवाई जाती, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि बेटा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसमें मैंने एक कांस्टेंट आई करंट दौड़ा दी, कांस्टेंट आई करंट दौड़ा दी, कांस्टेंट, मान लो वही सेकंड यूनिट पढ़ा रहा हूं मैं, सेकंड यूनिट जिसमें ये ऊटपटांग हरकतें नहीं होती थी, करंट सलमान खान टाइप होती थी, एक बार जो कमिटमेंट कर दी वही दौड़ती थी। तो बताना, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, जब किसी रेजिस्टेंस से कोई करंट मेंटेन कर दी जाए, करंट मेंटेन कर दी जाए, तो उस रेजिस्टेंस पर हीट बननी चालू हो जाती है, एंड दैट हीट कम्स आउट टू बी आई स्क्वायर आर, करंट का स्क्वायर किस रेजिस्टेंस पे जा रही है और कितनी देर के लिए जा रही है, ये तीनों फैक्टर हीट की कैलकुलेशन कराते थे। आई पर स्क्वायर आता था, रेजिस्टेंस किस रेजिस्टेंस पे गुजर रही है और कितनी देर के लिए जा रही है। अच्छा बताओ, आप प्रेस करते हो, प्रेस या गीजर ऑन करते हो, तो जितनी देर गीजर ऑन होगा उतनी देर हीट करता रहेगा, वो तो बिजली का बिल बढ़ता रहेगा, जितनी देर, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी हीट बनेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कोलिजन ज्यादा होते हैं, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बनती है, ये सब ध्यान है ना। लेकिन दिक्कत समस्या क्या आ जाती है कि यदि मान लो मैंने इस रेजिस्टेंस को इससे कनेक्ट कर दिया, इससे, ये क्या चीज है, दोस्ती कर लो बेटा इस सिंबल से, इस सिंबल से ही, अब तक आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देते थे, ये होता था ईएमएफ या वी वोल्टेज, जो भी पढ़ते थे आप, ये एक कांस्टेंट करंट सप्लाई करता था, ना इसमें करंट की पोलैरिटी बदलती थी ना मैग्नीट्यूड बदलता था। लेकिन अब क्योंकि हम चैप्टर एसी में एंटर कर चुके हैं, एसी का सिंबल होता है ये एसी का सिंबल होता है कि एक ऐसी घटती बढ़ती करंट जा रही है। अब बताना, मान लो इसमें आपने आई करंट ये वाली छोड़ दी है, ये वाली करंट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट आपने इसमें छोड़ दी है। अब इसमें दिक्कत क्या कि करंट 0 एम्पियर भी जाएगी, करंट 0.1 एम्पियर भी जाएगी, यार पर 0.3 एम्पियर भी जाएगी, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर,
करंट सारी वैल्यूज पे जाएगी। अब मैंने आपसे कहा हीट तो अब भी बनेगी, ये रेजिस्टेंस अब भी हीट उगलेगा, बल्ब लगा दो बल्ब अभी भी चलेगा, हीट उगलेगा। और मजे की बात ये, हीट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि करंट ऐसे जाए या ऐसे जाए, क्योंकि करंट इसमें अल्टा पल्टी होती रहेगी, हीट तो बनेगी। अब ऐसे भी ठीक है, हीट तो दोनों तरफ से बनती है। वैसे भी हीट के फॉर्मूले में करंट, हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर, सोचो आई स्क्वायर का क्या मतलब आ रहा है मैथमेटिकली, कि हीट ऐसा थोड़ी नहीं कि करंट ऐसे जाएगी तो गर्म हो जाएगा और ऐसे जाएगी तो उस समय ठंडा हो जाएगा, दोनों तरफ की करंट हीट ही बनाएंगे। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, यदि मैंने आपसे पूछा कि यदि इस करंट को, ये वाली करंट को मैंने टी टाइम के लिए खुला छोड़ दिया, टी टाइम के लिए खुला छोड़ दिया इसमें, तो कितनी हीट बनेगी? हीट जनरेटेड बाई ईसी। मेरा क्वेश्चन ये है। तो दिक्कत ये आएगी कि हम ये फॉर्मूला एक बार में नहीं लगा सकते, क्योंकि बेटा आप इन चीजों को समझिए। इस फॉर्मूले को क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि चलो हमारा रेजिस्टेंस फिक्स है, रेजिस्टेंस रख दूंगा, टी की जगह कैपिटल टी रख दूंगा, लेकिन जीरो से लेके कैपिटल टी समय तक करंट की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? यहां करंट की वैल्यू क्या रखूंगा? हर इंस्टेंट पे तो अलग अलग होगी। कभी करंट 0.1 एम्पियर होगी, कभी करंट 0.2 एम्पियर होगी, करंट 0.3 एम्पियर होगी। तो फिर मैं हीट निकालू तो निकालू कैसे? तो फिर इसी के लिए ही तो बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जन्म हुआ है। न्यूटन भैया ने जन्म दिया था डिफरेंशिएशन को। तो पहले आप एक बार में हीट देखो, हमारा पहले समझिए मैं निकालना क्या चाहता हूं। मैं निकालना चाहता हूं कि यदि किसी रेजिस्टेंस को एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो वो एसी सोर्स जो उस रेजिस्टेंस पर हीट बनाएगी, मान लो एक साइकिल के लिए पूछ रहा हूं, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो वो कितनी हीट बनाएगी? और एक जेन्युइन क्वेश्चन है, हीट का कोई क्वेश्चन आईआईटी और रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो वो कितनी हीट बनाएगी? तो बेटा आप पहले तो ये समझिए कि ये फॉर्मूला अब नहीं लगा पाओगे, आपके हाथ बंधे हुए हैं। फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है, पर लगा नहीं पा रहे, क्योंकि आप आर रख दोगे, टी रख दोगे, लेकिन आई की वैल्यू तो बार बार घट बढ़ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले फॉर अ स्मॉल वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए पहले स्मॉल हीट निकालेंगे। डीएच इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी डी। पहले ये चीज समझिए, जैसे जब वर्क कांस्टेंट नहीं हो, एक चीज तुम्हें ध्यान है कि ये फॉर्मूला कंडीशन अप्लाइड है, असली फॉर्मूला तो ये होता है बेटा वर्क का। याद आ गया नहीं आ गया? पहले छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकालिए, और जब टोटल वर्क निकालना है तो एफ डॉट डी एस। ये है असली फॉर्मूला, ये तो कंडीशन अप्लाइड है। बताओ क्या कंडीशन अप्लाइड है इसमें? यदि फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बाहर आ जाएगा। सोचो यदि फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बाहर आ जाता था, है ना, ds। तो क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? एफ डॉट एस। असली फॉर्मूला ये है। ऐसे ही आपको बता दूं, हीट का असली फॉर्मूला ही यही होता है। हीट का ये असली फॉर्मूला है, और टोटल हीट निकालनी है तो आई स्क्वायर आर डी टी, ये होता है असली। अब यदि करंट स्टडी है, जैसे कि सेकंड यूनिट में आपको एक कांस्टेंट करंट झेलनी पड़ी, सेकंड यूनिट थी ना, उसमें करंट कांस्टेंट थी, तो देखो आर तो वैसे भी बाहर आने वाला था, आर तो वैसे भी बाहर आता, लेकिन आई स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा यदि करंट कांस्टेंट होती है तो अब dt का इंटीग्रेशन क्या रह गया? ये। तो अब आप सच्चाई समझिए, रूबरू होते जाइए, पर्दा उठ गया है कि हीट का असली फॉर्मूला ये नहीं, ये होता था। लेकिन हुआ क्या कि पहले सेकंड यूनिट, जैसे आपने पहले ये नहीं, पहले यही पढ़ा था अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में मानो ना मानो ये बाद में पहले ये पढ़ चुके थे, ऐसे ही आपने अपनी लाइफ में पहले ये नहीं, पहले ये पढ़ा था। लेकिन असली फॉर्मूला जो वैसे भी मैं कई बार बता चुका हूं, हमारी फिजिक्स में जितने भी कैलकुलस वाले फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं असली। तो लेट्स स्टार्ट। और आप फील भी करिए कि पहले स्मॉल टाइम के लिए हीट निकालते हैं डीएच, फिर अगले डीटी के लिए हीट निकालते हैं, अगले टाइम के लिए हीट निकाल दो, फिर अगले थोड़े से टाइम के लिए हीट निकाल दो, फिर टोटल हीट निकालनी है। तो क्या कर दीजिए, सबको हीट को जोड़ दीजिए, सारी इन छोटी छोटी हीटों को जोड़ दीजिए, ठीक है। और सिग्मा का ही अपडेट वर्जन क्या है? इंटीग्रेशन। तो चलिए, ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया पहले तो, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट की, इस बार ये फॉर्मूला क्यों लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय द एसी ओवर अ रेजिस्टेंस आर फॉर अ टाइम dt इज गिवन एज दिस। तो टोटल हीट कितनी हो जाएगी बेटा? इन सब हीट को छोटे छोटे इनको इंटीग्रेट कर दो, जोड़ दो, जिसमें अच्छा यदि फुल साइकिल के लिए निकालनी है, फिलहाल जब कोई टाइम नहीं दे रखा हो तो फुल साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। इसको मैं एसी वर्ड भी डाल सकता हूं, जिसका मतलब है हीट जनरेटेड बाय एसी, 0 से t। आई की वैल्यू कितनी है? आई नॉट स्क्वायर
सॉरी भाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी है, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, उसका स्क्वायर है, फिर आर डी टी है। तो हीट जनरेटेड बाई एसी, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इधर आर बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। थैंक गॉड ये भी वही इंटीग्रेशन आ गया, नहीं तो आपकी कम से कम 6-7 लाइन और खर्च होती। लेकिन हम पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, इन्वेस्टमेंट हो चुका है। हीट जनरेटेड बाई एसी, आई स्क्वायर आर, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी बाई टू, टी बाई टू। यानी यदि आपको किसी एसी सर्किट में हीट निकालनी हो या इवन वर्क डन भी निकालना होता, क्योंकि बेटा गंगाधरी शक्तिमान है, ये भी पता है आपको, यही वर्क डन का फॉर्मूला, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सब यही है। हीट बोल दिया है मैंने, पर यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही वर्क डन। आपको ये स्टेप लेने पड़ेंगे, और आपको 1 2 3 4 5, आपको लग रहा है 5 स्टेप हुए, 5 नहीं हुए, यहां से यहां तक के स्टेप भी काउंट करिए जो हम पहले ही चालाकी से निपटा चुके हैं। आपको इस कैलकुलेशन से हीट निकालनी पड़ेगी। अब तुमको आरएमएस का फायदा बताता हूं कि आखिरकार इस कैलकुलेशन का फायदा क्या है। अब इस कैलकुलेशन का फायदा बताता हूं आपको। देखिए, जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे कि यार एसी यदि किसी में खुली छोड़ दी जाए किसी रेजिस्टेंस पे तो वो कितनी हीट बनाएगी, और ये स्टेप कर रहे थे, तो आईआरएमएस हम पे हंस रही थी हंस रही थी। हमने कि क्यों हंस रहा है क्यों हंस रही है, क्यों हंस रहा है जो भी, अबे तुमने मेरे को पहचाना ही नहीं, मैंने इस दुनिया में जन्म अवतारी इसके इस ये जो पाप कर रहे हैं ना, ये जो इसने अत्याचार मचा रखा है, इस अत्याचार को नष्ट करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है अवतार। मतलब बताता हूं क्या टशन दिखा रही है वो टशन दिखा रही है। लाओ कौन सा रेजिस्टेंस है, हमने कहा ये आर रेजिस्टेंस है, लाओ मुझे दिखाओ कितने टाइम के लिए करंट छोड़ी थी, हमने कहा 0 से टी, यानी कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, फॉर टाइम टी के लिए। उसने कहा इसे हटा, सावन की गड़ाबत्ती हो जा, मेरे को डाल दो इसमें, मेरे को छोड़ो इसमें, मेरे को खुला छोड़ो आईआरएमएस। अब क्योंकि मैंने उसने कहा कि उसी रेजिस्टेंस पर जिस पर तुमने एसी छोड़ रखी थी, उतनी ही उसी रेजिस्टेंस पर उतने ही टाइम के लिए मुझे छोड़ देना, छोड़ दी। अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट करंट होती है, ये थोड़ी नहीं फ्लक्चुएट कर रही, तो इसके लिए तो सीधे सीधे हीट का फॉर्मूला सीधा साधा लग जाएगा। बोलो बताओ, मैंने इसलिए इस पे आज क्या कहते हैं मेहनत करी थी कि जब करंट कांस्टेंट हो तो लगाओ इसको फॉर्मूले को। यहां क्यों लगाना पड़ा आपको ये, क्योंकि करंट फ्लक्चुएट कर रही थी। तो आई आरएमएस वो कांस्टेंट करंट, अभी ठीक है ना, ये हीट का फॉर्मूला होता है, ये क्या क्वेश्चन दिखा रही है, मुझे छोड़ो। तो चलिए उसी रेजिस्टेंस पर आई आरएमएस करंट छोड़ दी जाए, वही रेजिस्टेंस और उतने ही, एक मिनट, सिंस हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अब इसी रेजिस्टेंस पर यदि मैं आई की जगह आई आरएमएस करंट छोड़ दूं, वही रेजिस्टेंस और कितनी देर के लिए, टी टाइम के लिए। देखते हैं, मैंने यहां एच आरएमएस लिख दिया, हीट जनरेटेड बाई आरएमएस करंट, और ये क्या चीज है, हीट जनरेटेड बाई ऑल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए आई आरएमएस की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट अपॉन रूट 2, उसका स्क्वायर कर दो, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आर टी। अब देखना बेटा इसको और इसको, अब देखिए इसको, ये तो वही आ रहा है। तो जब वही चीज मिले कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ना ले, ऐसा कोई ऐड तो था ना, घड़ी डिटर्जेंट के है ना, पहले इस्तेमाल करें। तो वही चीज, जब वही चीज कम दामों में मिल रही है, तो अब आपको इसकी इज्जत समझ में आई कि इसका जन्म इसके अत्याचारों से निपटने के लिए हुआ है। तो यानी जब भी हमें ऑल्टरनेटिंग करंट में हीट, एनर्जी, वर्क, पावर ऐसी कैलकुलेशन करनी हो, यदि आप हीट के भरोसे इस बेसिक से चलोगे तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी। आईआरएमएस क्या कहती है, उसको हटाओ, मैंने जन्म ले लिया है, मैं तुम्हारा काम मैं कर दूंगी। तो अब धीमे धीमे बोलूंगा, सुनना इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। आईआरएमएस पहले हिंदी में सुन लो, वो इक्विवेलेंट स्टेडी करंट होती है। इसमें और इसमें सबसे बड़ा अंतर, ये फ्लक्चुएटिंग करंट है और ये उसके बदले में एक इक्विवेलेंटली, देखो दौड़ेगी तो यही, लेकिन उसकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बस और कुछ नहीं है। तो इट इज दैट स्टेडी करंट, स्टेडी माने कांस्टेंट करंट, ठीक है, इट इज दैट स्टेडी करंट विच वुड जनरेट
same amount of heat over a given resistor for a given time as generated by AC over same resistor for same time. किसी रजिस्टर पर AC द्वारा, किसी रजिस्टर पर ऑल्टरनेटिंग करंट द्वारा जनरेट की गई हीट, ठीक है, हाँ, किसी मसीहा, बिल्कुल मसीहा बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो किसी रेजिस्टेंस पर किसी टाइम के लिए ये जितनी हीट जनरेट करेगी ये उतनी कर देगा। आप देखो कैलकुलेशन, सिर्फ 2 लाइन में कैलकुलेशन हो गई। तो अब समझ में आ गया फिजिकल सिग्निफिकेंस। एक बार और डेफिनेशन दे रहा हूं, IRMS is that constant equivalent current which would generate the same amount of heat over a given resistor for a given time as generated by AC over same resistor for same time। यही वजह है IRMS को I इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट वही है। IRMS का एक और नाम क्या है? I इफेक्टिव करंट, केवल EFF लिख के छोड़ देते हैं। IRMS इज दैट इफेक्टिव करंट, ठीक है। और एक और नाम और है I वर्चुअल करंट। वर्चुअल क्योंकि वास्तविकता में ऐसी कोई करंट है नहीं, हमने बस कैलकुलेशन सटीक बिठाने के लिए मान लिए, बस कैलकुलेशन सटीक बिठाने के लिए कर दिया है। तो 3 नाम है इसके, IRMS करंट, I इफेक्टिव करंट और I वर्चुअल करंट। मुझे इन तीनों में ये नाम पसंद है क्योंकि इसमें सिर्फ V लिखना पड़ता है। एक यदि आलसी बने पे जाए तो सिर्फ IV लिख के कहानी खत्म, ठीक। एक बार और हंसना, मस्त हंस रहे थे, अच्छा देव, अच्छा वो हंसी आ रहे थे कभी और। चलिए, सेम ERMS, E इफेक्टिव और E वर्चुअल, सेम वर्डिंग्स आपको EMF के लिए यूज करनी है। और ये किसके बराबर है? I0/√2। ये किसके बराबर होगी? E0/√2। कंडीशन अप्लाइड, साइनोसॉइडल करंट होनी चाहिए, जो कि इस चैप्टर में यही रहने वाली है, साइनोसॉइडल ही रहेगी। केवल एकलौता ऐसा सवाल है जिसके लिए मैं बार बार ये बोलता हूं कि ये साइनोसॉइडल कंडीशन अप्लाई साइनोसॉइडल के लिए है। चलिए, तो मैं एक बार थोड़े से हल्के फुल्के सवाल करवाता हूं। अब आपको समझ में आ गई कि ऊट पटांग सी दिखने वाली कैलकुलेशन का महत्व क्या है, ठीक। चलिए, अब जैसे नरसिंह अवतार नहीं थे कि वो राक्षस भी, वो क्या कहते हैं, शेर भी थे, जादवी भी थे, जानवर भी थे, यानी मिक्स ब्रीड थी। तो देखने में तो पहली बार लग रहा था क्या, लेकिन अत्याचार खत्म करने के लिए तो हुए थे बेटा, ठीक। चलिए अब आ जाइए एक छोटी मोटी कैलकुलेशन के साथ। जैसे सपोज करो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, कोई बहुत रॉकेट साइंस का सवाल नहीं आता। I बराबर 5 sin 314t, चलो 628 कर देता हूं इसको, क्योंकि कल से 314 चल रहा है। लेकिन 314 का वो मतलब होता है कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है मेरी। मान लो करंट ये होती है, तो बताओ ये कितनी है, डायरेक्ट देख के। I0 कितना है इसमें? 5 एम्पियर। ओमेगा कितना है इसमें? 628 रेडियन पर सेकंड है। और क्या पूछ सकता है? फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। फ्रीक्वेंसी सिंस टू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू ऑल्सो होता है ना, जिसमें ओमेगा की वैल्यू देखो I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। कल मैं करा चुका हूं इसलिए थोड़ा सा स्पीड से पकड़ रखा है। ये ओमेगा की जगह 628, इसकी जगह 2, इसकी जगह 3.14, इसकी जगह फ्रीक्वेंसी। तो क्या आएगा बेटा, जल्दी बोलो। ठीक है, देख मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मनीष कह रहा है भैया पूरा खाने नहीं जा रहे हैं। अबे पहले पढ़ ले, बाद में मेरे मोबाइल में बैटरी कम है, जल्दी जल्दी पढ़ लो, ठीक है। 314 दूनी 6.28, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। लेकिन ये तो मैं कल ही करा चुका था, आज क्या। अब यदि कोई आपसे IRMS और पूछेगा, ये देगा कि IRMS और निकालो, तो बताना सिंस IRMS होता है I0/√2, होता है ना I0/√2, जिसमें I0 आपको बस चेक करनी है 5 और √2 की जगह √2 एम्पियर। इसको जितना सॉल्व कर सको भाई, √2 वो आपका काम है, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। ये सेम वोल्टेज के साथ कोई यही सवाल वोल्टेज में दिया जा सकता है। E इक्वल टू, मान लो E इक्वल टू 200 साइन 300 कॉस लिख देता हूं यहाँ, कॉस 314 t वोल्ट। तो इसको इस जैसी इक्वेशन के सामने लिख दो नीचे, कंपेयरिंग एबव विद E इक्वल टू E0 कॉस ओमेगा t। तो अपने आप पहचान लो कौन क्या है, किसने किसके कपड़े पहन रखे हैं। E0 200 वोल्ट, ओमेगा 314,
फ्रीक्वेंसी निकालोगे सॉल्व करके तो वो 50 हट जाएगी। ठीक है, ये सब तो हो गया। अब उसके बाद ई आरएमएस कितना होगा बोलो? ई वर्चुअल या ई आरएमएस, ई इफेक्टिव, तीनों नाम है। मैं तो ई वर्चुअल बोलने चालू कर दूंगा इसके बाद। कितनी है ये ई वर्चुअल? तो आपको ई नॉट अपॉन रूट 2 करना पड़ेगा, और ई नॉट की वैल्यू 200 है, नीचे रूट 2, 200 रूट 2 अपॉन 2, 100 रूट 2, फिर वो मल्टीप्लाई कर लेना। अब एक बात और बतानी है मुझे, जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट के सवाल करेंगे, अभी नहीं, अभी तो 2-3 दिन लग जाएंगे, एक बार में सवाल कराऊंगा और अच्छे सवाल है इसके। और बिलीव मी, जब आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लोगे ना, तब आपको इस पूरी बुक में इससे आसान चैप्टर नहीं लगेगा, ये मैं आपको वादा कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस दे सकता हूं। शुरुआत में हर चीज कठिन लगती है, नो डाउट, साइकिल चलाना भी कठिन लगता है, लेकिन धीमे धीमे सीख जाते हो। लेकिन जब ये चैप्टर खत्म होगा, बिलीव मी, इस चैप्टर से आसान चैप्टर पूरी फर्स्ट बुक में है ही नहीं। ठीक है, और मैथमेटिक्स खूब है इसलिए नहीं, मैथमेटिक्स जो आनी थी वो आ गई, ज्यादा ऊटपटांग नहीं है, बस वही इंट्रीगेशन आएंगे, लेकिन ये है भी इंटरेस्टिंग। न्यूमेरिकल भी इसके आसान। हाँ, तो मैं आपको न्यूमेरिकल के लिए बता रहा था कि यदि कोई वो यूं कह दे कि एक सर्किट में मैक्सिमम करंट इतनी दौड़ रही है, मैक्सिमम करंट, तो आप समझ जाओगे कि वो आई नॉट है। शब्द क्या पढ़ा कि मैक्सिमम करंट है 5 एम्पियर, तो आपने उस शब्द से पकड़ के समझ गए कि वो आई नॉट है। उसने कहा कि सर्किट में करंट की मीन वैल्यू इतनी दौड़ी थी, तो आप समझ जाओगे मीन वैल्यू। सर्किट में आई आरएमएस इतनी है, तो समझ जाओगे। लेकिन कभी कभी वो सिर्फ क्या देता है कि एक सर्किट है, उसमें हमने वोल्टेज लगाए 220 वोल्टेज, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, सिर्फ इतना दिया उसने कि एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का या 20 ओम का, 10 ओम का, उसके साथ हमने एक एसी सोर्स लगाया, अच्छा है ना, और वोल्टेज इतने लगाए और फ्रीक्वेंसी इतनी लगाई। तो जैसे इस वोल्टेज के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, यदि किसी वोल्टेज या किसी करंट के आगे पीछे कुछ नहीं लिख रहा कि यार यही नहीं बताया उसने कि मैक्सिमम करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है या क्या है, तो आप उसे वर्चुअल वोल्टेज मानोगे। यदि किसी वोल्टेज के आगे पीछे या किसी करंट के आगे पीछे कुछ नहीं लिख रहा, तो आप उस वोल्टेज को इफेक्टिव वोल्टेज मानोगे कि जो है वो इफेक्टिवली यही है। ठीक है, तो यानी, लेकिन कब? जब वोल्टेज के आगे पीछे कुछ नहीं लिख रहा हो, करंट के आगे पीछे कुछ नहीं लिख रखा हो, तो वो वर्चुअल वोल्टेज है, और करंट दे रखी है तो वर्चुअल करंट है। अब एक सवाल और जिसने बस फंसा रखा है, बाकी सारे सवाल इजी हैं बेटा। एक सवाल और दिखा देता हूं बोर्ड का, बाकी तो देखो ये सब तो इजी है ही। एक शीट का सवाल है, शीट का, और वो सवाल है ऑल्टरनेटिंग करंट का, अभी देता हूं आपको। आजा भाई, आजा 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 आजा, मैग्नेटिज्म। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये 41, 42, 43, 44 है बेटा, ये शीट का 44th क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी शोन इन फिगर। बस यही एकलौता ऐसा सवाल है पूरे शीट में और अभी तक बोर्ड में आया हुआ जिसमें इस टाइप की एसी दे रखी है। ये एकलौता सवाल है, इसलिए पैनिक मत करना। ऐसा सवाल आया तो ये एकलौता सवाल आया है पिछले, ये पता नहीं कब के, पिछले 10 साल के इतिहास का तो मैं कह सकता हूं। ठीक है, कि ये करंट है, ये टाइम है, 0वां सेकंड, फिर पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, ये करंट +2, ये -2। समझना पहले इस करंट का ग्राफ, फिर उसने कहा है कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी शोन इन फिगर। इसके अलावा जितने भी सवाल है सब इस वाली एसी के लिए। ठीक है, अब उसने बोला है कि इसकी आरएमएस वैल्यू निकालिए, ये जो एसी है। पहले इस करंट को पढ़िए कि 0 से 1 सेकंड तक करंट कितनी रही है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। फिर जैसे ही अगला सेकंड चालू हुआ, खट, ये करंट मत मानना, ये नहीं है करंट, ये करंट नहीं है, करंट ये है। एकदम से करंट फिर -2 हो गई, फिर एकदम से 2 हो गई, मतलब 2 -2, 2 -2, ये करंट फ्लक्चुएट कर रही है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बदल रहा होता है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। मान लो ये भी दे रखा हो, तो अब आपसे कोई पूछा कि आई आरएमएस निकालो, तो पहले तो जज्बाती होके ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। बताइए क्यों नहीं लगाएंगे? जज्बाती होके ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो इनके लिए डराइव हुआ है।
ये जो आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, वो इन करंट के लिए डेराइव हुआ है। ध्यान करो, आपने साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया है, तब आया है ये। फॉर साइनोसॉइडल के लिए आया है। हाँ, कॉस हो साइन हो वो कोई भी हो तो चलेगा। तो इसके लिए क्या करें फिर आई आर एम एस? तो इसके लिए कुछ मत करो, जो शब्द है वही करेंगे हम। बताइए आई आर एम एस सॉल्यूशन सुनना। आई आर एम एस क्या मतलब है? आई आर एम एस का कि रूट निकाल लो। किसका रूट निकालने? मीन का। किसका मीन? स्क्वायर का। यही तो मतलब है, ठीक है। स्क्वायर निकालो, उसका मीन निकालो, उसका रूट। तो बेटा स्क्वायर रूट के अंदर देखिए, आपको आई स्क्वायर करना है और उसका एवरेज निकालना है। आई स्क्वायर करना है और उसका एवरेज निकालना है। इस पूरे ग्राफ को 3 इंटरवल में तोड़ा जा सकता है। देखो एक चीज बताता हूं, जैसे ये स्फीयर है, इसमें कितने नॉर्मल डाले जा सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन जब आपको क्यूब पढ़ाया था, गॉस थ्योरम कह रहा हूं, गॉस थ्योरम, तो क्या ये भी क्लोज सरफेस है, 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 ठीक है। रिजॉइन कर ले, चलो फिर बाद में झंड मारना मेरी। चलिए, तो बेटा तुम्हें ध्यान है जब मैं गॉस थ्योरम पढ़ा रहा था, तो इसमें कितने नॉर्मल डालेंगे? इसमें तो हाले बवाल थे, ये, लेकिन फिर भी इसमें ये भी क्लोज सरफेस है, इसमें 6 नॉर्मल डाल के काम हो जाता था। 6 नॉर्मल डाल के काम हो जाता था। इसमें क्या है, करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप करंट को 3 इंटरवल में फिर भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि करंट ने 3 बार फ्लक्चुएशन मारा है बस। इसमें क्या था, साइनोसॉइडल में करंट यार हर पल पल पे तो बदल रही है, हर छोटे 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 इंटरवल में बदल रही है ना। लेकिन यहां करंट रे एटलीस्ट 1 सेकंड तक तो सांस ली, फिर अगले 1 सेकंड तक सांस ली, फिर अगले 1 सेकंड। तो मैं क्या कर रहा हूं, सुनेंगे आप सब लोग। आई आर एम एस निकालना है। शब्द क्या थे? रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी, है ना। आई का स्क्वायर करना है, मीन निकालना है। ये तो पहले 1 मिनट आई का स्क्वायर करता हूं। मैंने करंट के 3 पार्ट कर दिए, I1, I2, I3। तो देखो I1 का स्क्वायर किया, I2 का स्क्वायर किया, I3 का स्क्वायर किया, उनका एवरेज निकाला और रूट चेक करो। मैं यहां 10 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, चेक करिए आराम से, तसल्ली नहीं कर देता हूं। यूट्यूब वालों ने क्या गुनाह किया है वो भी दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक। तो आई स्क्वायर का एवरेज, यदि ये आई का एवरेज होता तो मैं ऐसे लिख लेता इसको, है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3। आई स्क्वायर का एवरेज है तो I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर। अब कर लो इस सवाल को, कर लो इस सवाल को। तो बताइए I1 कितना है? +2, उसका स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस, करंट फिर -2 हो गई, फिर करंट फिर +2 हो गई, इसका स्क्वायर अपॉन 3। आंसर कितना आ रहा है चेक करो। 3 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, यानी आई आर एम एस 2 एम्पियर होगी। अच्छा, आप ना उस डेफिनेशन से मैच कराता हूं, बताना किसी रेजिस्टेंस पर ये वाली करंट छोड़ दी जाए, ये वाली करंट छोड़ दी जाए, ये वाली, इस रेजिस्टेंस पर कभी जो 2 एम्पियर हो जाए, फिर -2 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर -2 हो जाए, है ना। जो कभी यूं हो, फिर थोड़ी देर के बाद, मतलब 0 to 1 सेकेंड, सुनना, 0 से 1 सेकेंड करंट ऐसे गई, और वो भी कितनी गई? 2 एम्पियर। फिर 1 से 2 सेकेंड ऐसे आई होगी करंट, कितनी? 2 एम्पियर। फिर 2 से 3 सेकेंड करंट ऐसे हो गई होगी, यही तो मतलब है। पहले 2, फिर इधर 2, फिर ऐसे 2। बजाय इसके किसी रेजिस्टेंस पर यदि एक सिंपली 2 एम्पियर करंट भी छोड़ दी जाए तो उतनी हीट बनेगी या नहीं बनेगी? फॉर 3 सेकेंड, बताना, फॉर 0 to 3 सेकेंड। सोच के देखिए, 0 से 3 सेकेंड के लिए यदि यही करंट छोड़ दी जाए तो आई आर एम एस का फिजिकल मीनिंग यही तो था कि वो कांस्टेंट करंट जो उतनी हीट जनरेट करने की काबिलियत रखती हो। तो सोचो, ये यूं करके नौटंकी कर ले या एक ही तरफ फेंक दो कोई करंट। अच्छा, मेरे पास इसका एक स्मार्ट तरीका और है आई आर एम एस, वो सबके लिए नहीं है तो मैं उसे दोबारा नहीं समझाऊंगा, मैं साफ बोल रहा हूं। मैंने अपना काम बहुत सिंपल तरीके से कर दिया, लेकिन एक स्मार्ट तरीका और बताता हूं। बेटा आपको रूट निकालना है, किसका? आई स्क्वायर का एवरेज निकाल के। बेटा ये किसका ग्राफ है? आई और टी के बीच में ग्राफ है, आई और टी के बीच में ग्राफ है ना। मैं एक स्मार्ट तरीका और बताता हूं इसका, बताना 1 2 3 4। आई स्क्वायर और टी का ग्राफ यही आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो।
1 2 3 4। यदि आई और टी के बीच में ग्राफ ये है तो आई स्क्वायर का ग्राफ ये आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -2 का भी स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना। सुनना, तो आप बताइए यदि आई और टी का ग्राफ ये है तो आई स्क्वायर का ग्राफ सीधे स्टडी आएगा ना 4। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, मैं एक झटके से क्वेश्चन दूंगा, झटके से आंसर देना। एवरेज निकालना है आपको, है ना। 3 5 71 81 82 55, इसका फटाफट एवरेज निकालो। अब आप कहोगे आप निकाल के दिखाना है जल्दी, क्या कहोगे? ज्यादा होशियार होने तो आप निकाल के दिखाना। अच्छा चलो, ये नंबर ज्यादा हो गए, पता ना 3 5 8 15 21 42, फटाफट निकालो फटाफट। नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अब मैं जो नंबर दे रहा हूं उसका फटाफट निकाल पाओगे। क्या बताना? 2 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 एवरेज निकालना है इसका, इसका एवरेज निकालो। 2 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 तो 2 2 2 2 2 का एवरेज 2 ही आएगा। कितनी बार भी बोल दूं मैं इसे, बताना तो फिर। 15 15 15 15 15 15 15 15, इसका एवरेज कितना आएगा? जल्दी बोलो। 15 15 15 15 15 15। इसमें आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि 15 कितनी बार आया। यदि सारे नंबर 15 है तो एवरेज 15 आएगा। तो मुझे बताइए, आई स्क्वायर आपका 4 एम्पियर कांस्टेंट है ना, तो बताना आई स्क्वायर का एवरेज क्या आएगा। यदि कोई चीज 4 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 है, तो आई स्क्वायर यदि 4 है, हर पल हर वक्त 4 रही है, तो आई स्क्वायर भी 4 रहेगी। तो समझ में आ गया? तो आई स्क्वायर का एवरेज भी 4 आएगा। तो अब इतना ब्रैकेट आपने निकाल लिया ना, तो आई आर एम एस क्या चीज है? रूट ऑफ आई स्क्वायर का एवरेज, जिसमें इसको आप कैलकुलेट कर चुके 4। तो एक स्मार्ट तरीका ये भी था, ठीक है, स्मार्ट तरीका है ये। हाँ, मेरी तरह स्मार्ट कर सकते हैं ये। अदल कह रहा है ये क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मैंने ये बोला था कि मैं इसे समझाऊंगा, हो सकता है सबको समझ में नहीं आए, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इसको। ले ले बेटा एस। क्या बेटा? अरे यार, तुम आंसू उतार के बोल, समझ ही नहीं आ रहा यार, मुंह में से गुटखा निकाल के बोल। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये इन्वेंट मुझे नहीं पता, मैंने कभी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, पर मैंने कभी किसी किताब में देखा तो ध्यान नहीं आ रहा, कब से पढ़ा रहा हूं ध्यान नहीं है बेटा मुझे। हाँ, अब चलिए। ओके बेटा, ये था हमारे पास आई आर एम एस। चलिए फटाफट एक टॉपिक और लेते हैं, एक ही लूंगा, उसके बाद कल हाँ संडे की छुट्टी है आपकी बेटा, जाओ राखी बनवा लो, जी लो अपनी जिंदगी, और लड़कियां लूट लेना है नहीं अपने भाइयों को ढंग से, ठीक। तो हाँ हाँ, संडे की छुट्टी है केवल। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओ भैया, आपके फोन की बैटरी, अरे तो जब तक, ठीक है, जब तक बैटरी चलेगी जब तक मेरी चौक चलेगी, ठीक है। अब यूं कहेंगे कि नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, है नहीं। अच्छा, यही एक लौता ऐसा डायलॉग है शोले पिक्चर में जिसमें गाली सबको लगती है, देखने वालों को भी लगती है। नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो एक बुढ़ऊ सटिया आए, क्यों नहीं नाचेगी, 50 रुपया लिए टिकट के, है ना, हेमालिनी का डांस देखने आए और डांस कैसे नहीं करेगी, ठीक। अच्छा, शोले पिक्चर देखिए, शोले पिक्चर देखिए, कितनी बार देखिए, जल्दी बताओ। शोले पिक्चर जल्दी बताओ, शोले पिक्चर देखिए नहीं देखी? 5 बार देखी निकुंज? मेरे तो एक बार भी समझ में आ गई थी वैसे। अच्छा चल, नहीं ये तो जोक था बस, वैसे ही नहीं। शोले पिक्चर यदि आपने 6 बार देखी है, 7 बार देखी है, तो बताओ किसके डबल रोल थे उसमें? डबल रोल किसका था, किसके थे, किसका मतलब कौन था डबल रोल में? हाँ, हर्ष ने पहचान लिया। शोले पिक्चर में डबल रोल था, कॉइन का था डबल रोल, कॉइन था ना डबल रोल, है नहीं। चलिए आ जाइए, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। हाँ, तो टॉपिक है बेटा एसी सर्किट, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। हेडिंग समझिए,
एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ये बहुत बेकार था, चल कोई नहीं, अभी फीस नहीं आई है ना, अगली इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, तो जो रुक गए बेटा, ठीक। और हाँ, क्या कह रहा है बेटा, चलिए इतने लंबे लंबे मैसेज टाइप पढ़ता हूँ वो चले जाते हैं, फिर चैट बॉक्स में जाके पढ़ने पड़ते हैं, ठीक। तो चलिए बेटा, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, और समझते चलिए, चीजें समझने के लिए हैं, इसमें रटने का नुकसान होगा, ठीक। चलिए अब देखिए, एक बार क्या हुआ, एक आदमी शायद है नहीं भाई, मतलब एक भाई था, थोड़ा बहरा था, ठीक है, बहरा टाइप का था, ऊंचा सुनता था, बहरा ही था, ठीक है। तो उसको अब कोई काम धंधा नहीं करता था, तो उसके भाइयों ने उसको एक सेब की दुकान खुलवा दी, सेब की दुकान खुलवा दी, है ना, कुछ तो करे यार। और उसको रटा दिए, क्या रटा दिए कि देख कोई भी आदमी आएगा तो कोई पूछेगा सेब क्या भाव है, तो आप बता देना 50 रुपए किलो। फिर वो यही पूछता है कैसा है, तो झूठ मत बोलना, कहते ना आधे अच्छे, आधा अच्छा आधा खराब है। फिर वो कहेगा महंगा है, तो तुम यो कहते ना ले जाना तो ले जाओ, वरना कोई और ले जाएगा, है ना। तो उसको रटा दिए, 3 क्वेश्चन रटा दिए कि ठीक है। तो अब उसके ढकेल पर एक मद्रासी टाइप के आता है और सेब, अयो वाह वाह कितना सुंदर सेब जी, क्या भाव, 50 रुपए किलो। अच्छा, ऊंचा सुनने वाले को तो ये लगता है ना कि सामने वाला भी ऊंचा ही सुनता है। अच्छा, ये एक फैक्ट है, ऊंचा जो सुनता है ना उसे ये लगता है कि सामने वाला भी ऊंचा ही सुनता है। अरे ऐसे छोड़ो, दूसरा बताता हूं, यानी एक बार एक बीवी को शक हो गया कि उसका आदमी ऊंचा सुनता है, एक बीवी को शक हो गया कि उसके पतिदेव थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जान कहती थी, तो उसे ये लगता था कि मेरे पति के सेंटीमेंट्स हट ना हो जाए, तो वो डॉक्टर के पास अकेली गई और डॉक्टर से कहा कि मेरे पतिदेव ऊंचा सुनने लगे, कोई दवाई दे दो। तो डॉक्टर ने कहा कि यार ये पता चले कि कितने परसेंटेज कान खराब हो चुके हैं तभी तो मैं दवाई दूंगा। तो ये कैसे पता करूं डॉक्टर, कि आप लगभग ये अप्रोक्सीमेट बता दीजिए कि उन्हें कितनी दूरी से सुनाई नहीं देता, कितनी दूरी तक सुनाई नहीं देता, या कितनी दूरी से ही सुन पाते हैं वो, फिर मैं उसी सेंसिटिविटी के हिसाब से दवाई लिखूंगा। अब घर पे पत्नी गई, एक्सपेरिमेंट किया, पतिदेव बाहर गार्डन में पानी दे रहे थे, ठीक है, और किचन से बोलती है, अरे सुनो जरा इधर आना, जोर से बोला, सुनो जरा इधर आना, कोई रेस्पॉन्स नहीं, समझ गई नहीं सुना होगा, ठीक है। फिर वो आगे गई, थोड़ा सा किचन से बाहर निकल के बालकनी तक आई, अरे सुनो जरा इधर आना, पतिदेव ने कोई आंसर नहीं दिया, उन्होंने कहा अच्छा यहां से सुनाई नहीं दे रहा। फिर बालकनी से, वो नीचे गार्डन था, वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर थी, नीचे उतर के आवाज, अरे सुनो जरा इधर आना, वो टेस्ट कर रही थी कितनी दूरी से नहीं सुनाई दे रहा, पतिदेव का कोई आंसर नहीं। बिल्कुल पास में आके चौथी बार बोलती है, अरे सुनो जरा इधर आना, तो पति पता है क्या बोलता है, 3 बार कह चुका हूं, चौथी बार कह रहा हूं, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। तो प्रॉब्लम कहीं और थी। तो एक्चुअली जो ऊंचा सुनता है उसको ये लगता है सामने वाला ऊंचा सुनता है, ठीक है। चलिए मुद्दे पर आते हैं, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, ओके। चलिए सेब वाला बताऊं, अरे हाँ सेब वाला छोड़ो, अब एक बार में ये पूरा नहीं हो पाएगा, यूट्यूब वाले गाली देंगे रिकॉर्डिंग ऑन है कि ये मास्टर पढ़ाता कम है। चलिए ये रहा रेजिस्टेंस और ये रहा हमारे पास एसी सोर्स। अब आप समझिए, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, चलो कभी और बता दूंगा लेकिन पहले इसको सुनो, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। मैं आपको अभी से ही एक भूमिका बना के दे रहा हूं कि अगले कुछ दिन टॉपिक क्या चलेगा, जिससे आप इसको थोड़ा अच्छे से समझना स्टार्ट करो। आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि एसी सर्किट्स के साथ रेजिस्टेंस लगाया, कल बताऊंगा कि यदि इसी एसी सोर्स के साथ इंडक्टर लगा दिया जाए तो, और कल ही बताऊंगा इसी एसी सोर्स के साथ कैपेसिटर लगा दिया जाए तो। ये 3 स्टैंडर्ड टॉपिक आने वाले हैं। डीसी में क्या था, डीसी में रेजिस्टेंस तो पढ़ते थे आप, ये तो पढ़ते थे, पर डीसी में ये नहीं लगाया आपने, क्योंकि डीसी में कोई खास इफेक्ट नहीं होता था इसका, क्योंकि जिस समय स्विच ऑन करते हो उस समय बस थोड़ा अपोज करता है, ध्यान है ना, प्लान चलो, जिस समय स्विच ऑन करोगे ना उस समय ये थोड़ी चुल्ल मचाता है बस, या जिस समय स्विच ऑफ करोगे उस समय ये थोड़ी चुल्ल मचाता है, उसके बाद ये कुछ नहीं करता,
चल चल, वो होता है ना केवल भौंकने वाले कुत्ते, स्टार्टिंग में भौंकता है बस, उसके बाद कुछ नहीं, काटता नहीं है ये काटता है, ठीक है। और फिर एक ये था कैपेसिटर एसी डीसी के साथ, इसमें भी ये हमने पढ़ा है, लेकिन आपको ध्यान हो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटर डीसी, उन सवालों को याद करो, जिस डीसी में कैपेसिटर होते थे हम उस आर्म को ही हटा देते थे, तो डीसी के साथ कैपेसिटर में करंट नहीं होती थी। तो ये तीन टॉपिक वहां ये और ये इसलिए नहीं पढ़ते थे क्योंकि मतलब करंट के सिनारियों में नहीं पढ़ते थे, लेकिन आज यहां पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये टॉपिक हो जाएगा तो उसके बाद इन सब का बाप जो आएगा वो आएगा कि यदि ये तीनों सीरीज में हो तो, ये तीनों सीरीज में हो तो। और सच बताऊं, इस पूरे चैप्टर का सेंटर ऑफ मास यही टॉपिक है, 90% फॉर्मूले इस टॉपिक में आ जाएंगे। इवन इसके भी फॉर्मूले इसी से पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए आज सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, सिर्फ इसकी बात करूंगा, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो सपोज करो मैंने ये रहा एसी सोर्स और इसको ये वाले वोल्टेज लगाए, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज। अब जैसे हम वहां एक और चीज, जब हम कोई सवाल करते थे तो 10 वोल्ट यहां लिखते थे, 5 ओम यहां लिख दिया, तो इसका मतलब जो जिसकी प्रॉपर्टी है उसके अगल बगल में लिखते थे। 5 ओम रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, 10 वोल्ट इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये मैंने इसके नीचे लिखा है क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसके पीक वैल्यू और ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ध्यान रखना, डीसी की पहचान उसके वोल्टेज से होती है और एसी की पहचान उसकी वोल्टेज और उसकी फ्रीक्वेंसी से होती है, दोनों चीज पता होनी चाहिए। और धीमे धीमे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको लगेगा फ्रीक्वेंसी भी चुल्लू मचा देती है, यहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज तो एसी सर्किट में वैल्यूज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो चलिए ये रहा एक रेजिस्टेंस जो आज एसी से जुड़ा हुआ है, एसी से। तो चलिए यदि मुझे इसमें करंट निकालनी है कि अच्छा, इसमें जैसे मैंने करंट शो भी कर दी, तो कभी इसमें ये मत बैठ लेना कि करंट ऐसे ही चलेगी, क्योंकि करंट यूं चलने के बाद हाफ साइकिल के बाद फिर पलट जाएगी। अब मैं ये दिखाऊंगा तो आप अपने दिमाग में फिर ये मत ये बना लोगे, तो इसलिए मैं जनरली करंट का एरो बनाते ही नहीं हूं इसमें, ठीक है, क्योंकि करंट इसमें अल्टा पल्टी मार रही होती है, कभी यूं जाती है कभी यूं। तो अब मुझे इसमें ये निकालनी है कि करंट कितनी है। करंट तो हमारे पास ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। करंट शब्द सुनना भी, ओम्स लॉ कहता है करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहां वोल्टेज का रोल कौन प्ले कर रहा है, ई, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां वोल्टेज फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है या नहीं बोलो, कभी बढ़ेंगे, इस टाइप के वोल्टेज होंगे, ये इस टाइप के, कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे कभी पलटेंगे, तो जैसा बाप औलाद भी वैसी होगी। तो आई बराबर ई अपॉन आर, तो आई बराबर ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो मैंने ई की वैल्यू रख दी, अपॉन आर, आर इसके नीचे लिख सकता हूं ना, मतलब पूरे के नीचे की बजाय इस अकेले इसके नीचे भी लिख सकते हो। और यदि आपको ध्यान हो, जब मैंने एसी, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, जब एसी जनरेटर पढ़ाया था तब आपको एक बात पढ़ाई थी कि यदि y बराबर साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बोलो, जल्दी बताओ। y की मैक्सिमम वैल्यू 1, y की मैक्सिमम वैल्यू 1। और यदि y इक्वल टू 5 साइन थीटा लिखा हुआ है तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, अब बोलो 5 आएगी। तो यानी इवन यही चीज कॉस पे भी लागू होती है, y इक्वल टू कॉस थीटा होता तो y की मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है। और यदि 5 कॉस थीटा लिखा हुआ है तो y की मैक्सिमम वैल्यू 5। और जो किसी फंक्शन की पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे उस फंक्शन का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मुझे बताइए, ठीक है, एक लंबा वाला तरीका भी है मेरे पास, नो डाउट, फिर भी मैं सस्ता वाले से बात करना चाह रहा हूं कि आई बराबर ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी है। तो बताइए इस फंक्शन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, सोच के बताओ। आई बराबर इंस्टेंटेनियस, ये रही आ गया ना, आई बराबर ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट अपॉन आर आ सकती है, ई नॉट अपॉन आर, ये जो है। और नहीं तो देखो, पहले तो इस मेथड से डायरेक्ट कैच करना सीखिए कि साइन कॉस के बगल में जो कोफिशिएंट लग रहा हो वो इस फंक्शन की पॉजिटिव मैक्सिमम, मतलब वो उसका एम्पलीट्यूड होगा।
तो साइन के बगल में ई नॉट अपॉन आर लग रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आई बराबर, अच्छा ये बताइए ई नॉट का क्या मतलब है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ई नॉट अपॉन आर को मैंने आई नॉट लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि अभी अभी आपसे निकलवा के चुका हूं कि इस आई की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, इस आई की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू को आई नॉट लिख दिया। जैसे ई की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, मतलब वेयर आई नॉट किसकी जगह लिखा गया है, ई नॉट अपॉन आर को। और वैसे एक और तरीका है, देखो आई बराबर ई अपॉन आर, तो आई बराबर ई अपॉन आर होगा। जब ये जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगी, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगी, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगी। सोचो, तो ऐसे भी पकड़ सकते हो इसको, कॉन्सेप्ट को। ठीक, चलिए अब आप एक चीज नोटिस करिए कि ये वोल्टेज की इक्वेशन है और ये करंट की इक्वेशन है। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन है, ये इंस्टेंटेनियस करंट, और ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। दोनों की इक्वेशन को अपनी नजरें घुमाइए फिराइए, यूं लेइए यूं, बेटा केवल मैक्सिमम पीक वैल्यू में अंतर है, पर ना इधर भी साइन ओमेगा टी और इसमें भी साइन ओमेगा टी आ रहा है हूबहू। बस इसके साथ जो लग रहा है वो ई नॉट लग रहा है और इसके साथ आई नॉट लग रहा है। तो जब ऐसे दो फंक्शन आपको मिल जाए जो बिल्कुल हूबहू रिएक्ट कर रहे हो, केवल उनका एम्पलीट्यूड में अंतर हो, तो हम पता है क्या बोलते हैं कि दीज टू फंक्शंस, फिलहाल ये ई और आई है, कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। हालांकि मैंने इतनी फिजिकल क्वांटिटी को फेज बोला हुआ है। जब मैंने आपको पहली बार ऐसी पढ़ाई थी कि ये पीक वैल्यू, ये साइन, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी से फेज, ये भी साइन ओमेगा टी लग रहा है, ये भी साइन ओमेगा टी लग रहा है, ठीक है। तो वैसे भी दिख रहा है कि दोनों साइन ओमेगा टी सेम फेज है, लेकिन सेम फेज का एक टेक्निकली मतलब भी सीखिए। दिखाता हूं बेटा, यदि मैं आपसे एक ग्राफ खिंचवाऊं, एक ग्राफ खिंचवाता हूं, एक बार और खिंचवा चुका हूं, लेकिन फिर भी ओमेगा टी की कुछ रैंडम वैल्यू ले रहा हूं मैं, ओमेगा टी की रैंडम वैल्यू। बेटा मुझे ई और ओमेगा टी के बीच में ग्राफ खींचना है, तो ओमेगा टी की वैल्यू 0, ओमेगा टी फिलहाल क्या चीज है, साइन के साथ लगने वाला एंगल 0, π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π। मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज ली है, ऐसे ओमेगा टी की वैल्यू 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। फ्रॉम फर्स्ट E इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन पे नजर गड़ा लीजिए। फर्स्ट पे मैं ओमेगा टी की वैल्यू रैंडमली रखूंगा, सबसे पहली वैल्यू ओमेगा टी की रख रहा हूं 0, तो रख के बताइए E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी की वैल्यू 0 रख रहा हूं मैं, साइन 0 0 का मल्टीप्लाई 0, तो ये आएगा भाई साहब 0। फिर अगली वैल्यू रखते हैं, बताइए अब ओमेगा टी की जगह π/2 रखिए, ओमेगा टी की जगह π/2 रखिए, साइन π/2 +1, ये ई नॉट, ये +1, तो ये प्लस ई नॉट हो गया ना। अब अगली वैल्यू रखते हैं, साइन ओमेगा टी, अब साइन इसी में ओमेगा टी की जगह पाई रखिए, पाई, अब साइन पाई, साइन एन पाई 0 होता है बेटा, पाई छोड़ो एन पाई, और ये वाले दिन याद करो जो मैंने वेरी फर्स्ट डे सिखाए थे, ठीक है। तो साइन पाई भी 0, ई नॉट इंटू 0। अब अगली वैल्यू रखनी है, ये रहा फंक्शन। अब 3π/2 रखिए ओमेगा टी की जगह, 3π/2, साइन 3π/2 यहां आएगा बेटा, 0π/2 पाई 3π/2, यहां -1 था, साइन 3π, तो ई नॉट -1 माइनस ई नॉट, और साइन 2π अभी क्या बोल के चुका हूं, साइन nπ 0 होता है। और कंजड़ों के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक, 0 + 0 - 0, उन्हें यदि रटना हो तो। अब जैसे मैंने इसमें ओमेगा टी की अलग अलग वैल्यू डाल के एक टेबल बना दी है, तो वैसे ही फ्रॉम टू आई इक्वल टू, ये आई की इक्वेशन है। बताइए जब, अब थोड़ी देर के लिए बीच वाले रो को मत देखना, ओमेगा टी जब इसमें 0 डालूंगा, अब आपको इसमें रखना है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए आई नॉट साइन, जल्दी बताइए ओमेगा टी की जगह 0 डाल दूं तो साइन 0 0 0।
अगली वैल्यू पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2 +1, तो प्लस आई नॉट हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, माइनस आई नॉट हो जाएगा, 0। इस टेबल को खुद भर सकते हो, ये आएगा। अब यदि मैं आपसे कहता हूं इनका ग्राफ खींच के बताइए, ये ग्राफ खींच रहा हूं मैं इसका, ठीक है। सबसे पहले वोल्टेज का ग्राफ खींचता हूं, इधर तो ओमेगा टी ले लेता हूं और इधर वोल्टेज, ठीक है। ई 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। बताइए जब ओमेगा टी 0 है तो वोल्टेज 0 थे, जब ओमेगा टी पाई बाई 2 तो ये प्लस ई नॉट थे, प्लस ई नॉट। मार्क समझ में आ रहा है सीध में इसके। फिर ये पाई पर 0 हो गए, जब 3 पाई बाई 2 थे ओमेगा टी तो ये वोल्टेज माइनस ई नॉट, लो प्लस ई नॉट और ये माइनस ई नॉट, ठीक है। और फिर ये, तो इन वैल्यूज को मिला देते हैं फ्री हैंड डायग्राम से। ये ध्यान रखिए कि साइनोसोडियल फंक्शन है। ये ग्राफ आप पहली बार नहीं देख रहे हो, ये मैंने एसी जनरेटर में जब पहली बार वोल्टेज आपके सामने आए थे, ठीक है। और वैसे भी समझदार के लिए इशारा काफी है, साइन का ग्राफ है, साइन की इक्वेशन है तो साइन का ग्राफ आएगा। तो ये किसका ग्राफ है, ऑरेंज कलर से बनाया ये मैंने, ये वोल्टेज का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। अब इसी में थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करो कि मैंने ये ऑरेंज कलर या ये वोल्टेज का ग्राफ मिटा दिया है। जैसे आपने इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाया है ना, अब आप इसके और इसके बीच में ग्राफ देखने जा रहे हो आप, ठीक है। बैटरी की चिंता हो रही है मेरी, देख मेरी तो बैटरी बहुत है बेटा, मैं तो फुली चार्ज रहता हूं बेटा, चार्ज एकदम। अच्छा थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं फिर छोड़ता हूं पक्का, मतलब ये लास्ट है ग्राफ छोड़ के। मैं समझ सकता हूं आपकी समस्या, क्योंकि वो टाइम हो गया होगा ना, इट्स मैसेज टाइम। थोड़ा सा चेंज कर लो बेटा मेरे लिए, थोड़ा सा, है ना, चैटिंग सेटिंग। चलिए अब करंट का ग्राफ और बनाते हैं, करंट का ग्राफ और बनाते हैं, ठीक है। माना ये करंट की प्लस आई नॉट, अलग कलर ले लेता हूं मैं, वैसे दिखेगा नहीं तो मैं अलग कलर, ये मेरी, ये प्लस आई नॉट और ये माइनस आई नॉट। थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करो, ये पहला वाला ग्राफ मिटा दिया है मैंने। अच्छा वो टाइम नहीं चेंज हो पाएगा, चलो मत करो मत करो, ठीक है। अब बताइए करंट 0 पे 0, पाई बाई 2 पर मैक्सिमम है, देखो पाई बाई 2 पे प्लस आई नॉट, फिर पाई पर 0 है, 3 पाई बाई 2 पर माइनस आई नॉट है। चल बेटा टेंशन मतलब अभी छोड़ रहा हूं, क्योंकि जिसके सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के पूरे कराते हैं, ठीक है इमरान हाशमी। चलिए तो अब बताइए, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा ना, ये मैंने करंट का डॉट डॉट से खींच दिया। एक सॉलिड ग्राफ आपको बोर्ड, आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको डॉटेड और सॉलिड तो दिख रहा होगा, ठीक है, डॉटेड और सॉलिड। तो आप एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, करंट की मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वो अलग अलग हैं। ये ऊपर नीचे भी हो सकती थी, ऐसा कुछ नहीं है कि आई नॉट नीचे ही बनाइए, आई नॉट ई नॉट से बड़ा भी दिखा सकते हो आप, ऐसी कोई शर्त नहीं है। लेकिन मैंने, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज नोटिस करिए, एक चीज नोटिस करिए, मैंने एक वर्ड बोला था कि वोल्टेज एंड करंट इन दिस सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब एक काम करते हैं, कल ही बताऊंगा क्योंकि इसे समझाने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। सेम फेज, फिर मैं घास नहीं काटना चाह रहा ना, घास नहीं काटना चाह रहा मैं, ठीक है। चलिए तो ओके।